जम्मू और कश्मीर एक ऐसी रियासत जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों की नज़र थी। एक ऐसी रियासत जो दोनों मुल्कों की सरहदों से जुड़ी थी। एक ऐसा राज्य जो शर्तों के साथ भारत के संग शामिल हुआ। एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसे लेकर विवादों का दौर आज तक जारी है। एक तरफ यह प्राकृतिक संसाधनों से लैस थी तो दूसरी तरफ चीन से सीमा साझा करने के कारण सामरिक रूप से भी अहम। इतनी अहम कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल की बहुत पहले से ही इस पर पैनी नज़र थी। आज़ादी के बाद विलय का मामला जूनागढ़ और हैदराबाद में फंसा था, लेकिन भारत को चिंता कश्मीर की सता रही थी। एक ऐसी रियासत जिसका राजा हिंदू था लेकिन अधिकांश आबादी मुस्लिम। राजा पाकिस्तान में जा नहीं सकता था और वो भारत आना नहीं चाहता था। राजा को अपनी गद्दी प्यारी थी लेकिन उसका आज़ाद रहना संभव नहीं था। हम जब भी अनुच्छेद 370 का जिक्र सुनते हैं तब हमारे जहन में कश्मीर की कहानी घूमने लगती है। जब भी हम कश्मीर के अधिग्रहण का जिक्र सुनते हैं तब हम उन क्वेश्चनों को जानना चाहते हैं जिनके तहत कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। इसलिए आज हम कश्मीर के भारत में विलय होने की पूरी कहानी को जानेंगे कि पाकिस्तान कश्मीर को हथियाने के अपने मंसूबों में कामयाब क्यों नहीं हो पाया। बताएंगे कि क्या आज़ादी के बाद रियासतों को एकीकृत करने के लिए भारत को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। जब भारत को आज़ादी मिली तब भारत तमाम तरह की मुश्किलों से जूझ रहा था। बंटवारे की त्रासदी से उपजी समस्याओं ने भारत को अंदर तक हिला दिया था। विभाजन के कारण देश में एक तरफ सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज के लिए इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। इन तमाम उलझनों के बीच देसी रियासतों और राजवाड़ों को एकत्रित करने की चुनौती पहाड़ जैसी साबित हो रही थी। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद ही तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और प्रधानमंत्री नेहरू को रियासतों को एकजुट करने का फिक्र जगी हो, बल्कि आज़ादी के पहले से ही वे रियासतों को एक करने की कोशिश में लगे थे। असल में रियासत ऐसे स्टेट थे जहां अंग्रेज़ के अधीन राजा या नवाब का शासन होता था। लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन की सभी भारतीय राजस्वों से सुप्रीमेसी खत्म हो गई। अब इन रियासतों को भौगोलिक नज़दीकी के लिहाज से भारत या पाकिस्तान में से किसी एक देश को चुनना था। उन रियासतों को खुद में शामिल करना दोनों देशों के लिए एक टेढ़ी खीर की तरह थी, जो भारत पाकिस्तान दोनों से सीमा साझा करते थे। यही वजह है कि सरदार पटेल ने जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को 3 जुलाई 1947 को एक पत्र लिखा। उस पत्र में पटेल ने कश्मीर की हालत पर चिंता जताई और भारतीयों संघ और उसकी संविधान सभा में शामिल होने में कश्मीर का हित बताया। उसी दौरान वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को भी एक खत लिखा। खत में उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत का विभाजन हो जाएगा और हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। करीब करीब सभी रियासतों ने भारत की संविधान सभा में शामिल होने का फैसला किया है। मुझे इस बात का एहसास है कि कश्मीर में अलग प्रकार की समस्या है, लेकिन उसके इतिहास और परंपरा को देखते हुए उसके पास भारत की संविधान सभा के साथ जुड़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली तब भारत में करीब 560 देसी रियासतें थीं। आज़ादी मिलने तक सभी रियासतों ने भारत में विलय के लिए अपनी सहमति दे दी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने अब तक भारत में खुद का विलय नहीं किया था। ये 3 रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के मुताबिक रियासतों के शासकों को भौगोलिक स्थितियों के लिहाज से भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया। ब्रिटिश इंडिया के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी राजवाड़ों को साफ कर दिया था कि आज़ाद रहने का विकल्प उनके पास नहीं था। वे भौगोलिक सच्चाई की अनदेखी भी नहीं कर सकते थे। वे चारों ओर से जिस देश से घिरे थे उसमें ही शामिल हो सकते थे। लेकिन इन 3 रियासतों के शासकों ने अब तक किसी भी मुल्क को नहीं चुना था। जूनागढ़ का नवाब मुस्लिम था, लेकिन वहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू। जब नवाब पर भारत में विलय करने का दबाव बढ़ा तब उसने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का समझौता कर लिया, लेकिन वहाँ की जनता नवाब के इस फैसले के साथ नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में जब जनता और भारत सरकार का दबाव बढ़ा तब नवाब ने भागकर पाकिस्तान में शरण ले ली। इसके बाद भारत ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया। इस जनमत संग्रह में वहाँ की करीब 99% जनता ने
पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ जाने का फैसला लिया। इस तरह नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का अहम हिस्सा बना। हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी यही समस्या थी। निज़ाम मुस्लिम, लेकिन वहाँ की 84% के करीब आबादी हिंदू। लिहाजा निज़ाम भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिर 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई की गई। ऑपरेशन पोलो के तहत भारत सरकार ने हैदराबाद पर चढ़ाई कर दी। 5 दिन में ही निज़ाम ने घुटने टेक दिए। आखिरकार 17 सितंबर को हैदराबाद का भी भारत में कामयाबी से विलय हो गया। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, रियासतों को अपनी नज़दीकी देशों में मिलने के लिए कहा गया था। अगर आप मैप देखेंगे तो हैदराबाद और जूनागढ़ के लिए पाकिस्तान के साथ जाना वैसे भी संभव नहीं था, क्योंकि ये दोनों रियासतें भारत के बीचों बीच में थी। ऐसे में अगर ये दोनों रियासतें पाकिस्तान से जुड़ भी जाती तो उनका भी वही हाल होता जो पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश का हुआ। काफ़ी मशक्क़त के बाद जूनागढ़ और हैदराबाद तो भारत में शामिल हो गया, लेकिन बात जम्मू कश्मीर को लेकर फंस गई। जम्मू कश्मीर उन चंद रियासतों में से एक था जो भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद था, और असली फैसला वही लिया जाना था। दरअसल अंग्रेज़ और सिखों के बीच 2 जंगें हुई थी, जिन्हें आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद राजा गुलाब सिंह और अंग्रेज़ के बीच 1846 में अमृतसर की संधि हुई थी। गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से 75 लाख रुपए में कश्मीर घाटी और लद्दाख विजारण, जिसमें बलूचिस्तान, कारगिल और लेह शामिल था। इसके साथ ही गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के पहले राजा बने थे। वे उत्तर भारत के एक क्षत्रिय वंश के थे और डोगरा राजवंश के संस्थापक थे। 1846 से 1947 तक डोगरा राजवंश ने ही जम्मू कश्मीर रियासत पर शासन किया। ब्रिटिश शासन के तहत 1846 से 1858 तक जम्मू कश्मीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन में एक रियासत थी और बाद में 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई थी। 1947 में भारत की आज़ादी के वक्त यहाँ महाराजा हरि सिंह का शासन था। हरि सिंह डोगरा राजवंश के चौथे शासक थे। वे गुलाब सिंह के वंशज थे। उन्होंने 1925 में यहाँ की गद्दी संभाली थी। इस रियासत की एक खासियत ये भी थी कि यहाँ की लगभग 3/4 आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन इसके राजा हरि सिंह हिंदू थे। तत्कालीन लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के भारत में विलय का समर्थन किया, लेकिन राजा हरि सिंह ने उनको गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि असल में महाराजा हरि सिंह भारत और पाकिस्तान में से किसी एक के साथ जुड़ने को लेकर दुविधा में थे। वे पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, क्योंकि बतौर हिंदू शासक अगर वो पाकिस्तान चले जाते तो खुद सहज महसूस नहीं करते। इसके पीछे कारण था कि पाकिस्तान की नींव धार्मिक आधार पर रखी गई थी। यह न केवल महाराजा और उनके वंशज के लिए बल्कि कश्मीर के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी तत्काल पैदा होने वाला डर था। जम्मू सत्र के कश्मीरी पंडित, कश्मीर घाट के हिंदू और लद्दाख के बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक वर्ग थे, जिनके मन में एक प्रकार का भय समाया था। इसके अलावा कश्मीर घाट के मुस्लिम, जिनका राज्य की आबादी में तो बहुमत था, मगर वे जातीय तथा भाषा की दृष्टि से पाकिस्तान के मुसलमानों से अलग थे। दूसरी ओर हरि सिंह भारत के साथ जुड़ने के नाम पर भी अलग अलग उलझनों में फंसे थे। वे जानते थे भारत लोकतांत्रिक प्रणाली पर काम करने वाला देश बनेगा। उधर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की नज़र कश्मीर पर थी। उन्हें लगता था कि कश्मीर मुस्लिम बहुल्य राज्य है और इसलिए उस पर पाकिस्तान का ही हक होना चाहिए। जिन्ना ने संभवतः यह मान लिया था कि कश्मीर की सत्ता को बिना किसी कठिनाई के उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और राज पके आम की तरह उनकी झोली में आ गिरेगा। हालांकि आज़ादी से पहले यानी 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव भेजा। यह विलय पत्र नहीं था। इसका मतलब था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जारी स्थिति को बरकरार रखना, यानी कश्मीर की स्थिति जैसी है वैसी ही रहने देना। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर को जवाब भेजा, लेकिन भारत ने इसे नामंजूर करने राजा के प्रतिनिधि को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया।
हालांकि वे इस बुलावे पर कोई प्रतिनिधि दिल्ली नहीं गया। इस बीच पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपने निजी सचिव को श्रीनगर भेजा ताकि हरि सिंह को कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के लिए मना सकें। लेकिन कुछ दिन बाद यानी 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को एक चेतावनी भरा खत लिखा। इसमें लिखा था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने में नाकाम रहता है तो भविष्य में एक गंभीर संकट इंतजार कर रहा है। इस चेतावनी ने महाराजा को चौकन्ना कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। उसी दौरान महाराजा हरि सिंह का झुकाव भारत की तरफ होने लगा। जेल में बंद शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला हमेशा मुस्लिम लीग और जिन्ना के विरोधी थे। उनकी रिहाई के बाद पंडित नेहरू से दोस्ती और गहरी होने लगी। ये सब बातें पाकिस्तान और जिन्ना को पच नहीं रही थी। जब जिन्ना को लगा कि अब पाकिस्तान भारत में अपना विलय कर लेगा तो जैसे तैसे सितंबर महीना बीतने के बाद 24 अक्टूबर 1947 को तड़के हजारों कबायली पठानों ने कश्मीर में घुसपैठ को अंजाम दे दिया। पाकिस्तान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ब्रांच से कबायलियों को इकट्ठा करके ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। आधुनिक हथियारों से लैस और पाकिस्तानी सेना के डायरेक्ट कंट्रोल वाले करीब 2000 कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंच गए। 26 अक्टूबर तक उरी और बारामूला उनके कब्जे में आ गए। पाकिस्तानी कबायलियों ने बारामूला में जमकर हिंसा मचाई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बारामूला में उस दौरान 11,000 लोगों की करीब हत्या हुई थी। जम्मू कश्मीर राज्य भौगोलिक के हिसाब से पाकिस्तान के मुकाबले भारत से ज़्यादा अलग और कटा हुआ था और महाराजा की फौज बहुत कमज़ोर थी। मारकाट को अंजाम देते हुए कबायली राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई। हरि सिंह ने 25 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर छोड़कर जम्मू स्थित महल में शरण ले ली। कबायली आक्रमण से घबराए हरि सिंह भारत से मदद की गुहार लगाने लगे। इस घड़ी में बिना विलय हुए भारत ने मदद करने से इनकार कर दिया। असल में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब दोनों मुल्कों की फ़ौजों की कमान अब भी अंग्रेज़ों के हाथों में थी। इसके पीछे सोच थी कि अगर सेना की पूरी कमान दोनों देशों की सरकारों के हाथों में दे दी जाती है तब वे इसका गलत इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि बंटवारे की आग तो दोनों तरफ लगी थी। इसलिए जब हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई तब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बात कहकर मना कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तानी लड़ाकों का यह आक्रमण भारत पर नहीं हुआ है। भारत अपनी सेना का इस्तेमाल अपनी आत्मरक्षा में ही करेगा, न कि किसी के हमले को बचाने के लिए। इसलिए जब तक कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करता उसे सैन्य सहायता नहीं की जा सकती। इस बैठक में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटन और तीनों सेनाओं के ब्रिटिश कमांडर एंड चीफ मौजूद थे। लिहाजा 25 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल के करीबी और गृह मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन जम्मू कश्मीर पहुंचे। अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को विलय के दस्तावेज एग्रीमेंट ऑफ एसेशन पर महाराजा ने साइन किए। इस तरह जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ और भारत ने अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए तुरंत सैन्य सहायता कश्मीर भेजी। अगले कुछ ही दिनों में भारतीय फौजों ने पाकिस्तानी लड़ाकों को श्रीनगर में घुसने से रोक दिया और उन्हें कश्मीर घाटी से बाहर ढकेल दिया। पाकिस्तान को और खासकर जिन्ना को कश्मीर के भारत में विलय पर खास ऐतराज़ था। उनके मुताबिक जब जूनागढ़ के मामले में पाकिस्तान के साथ हुए एग्रीमेंट को नहीं माना गया तब कश्मीर और भारत के बीच हुए समझौते का भी कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में माउंटबेटन ने जिन्ना को भरोसा दिया कि जब यहाँ शांति कायम हो जाएगी तब यहाँ भी जनमत संग्रह कराया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर को हथियाने की जल्दबाजी थोड़ी ज़्यादा थी। उसने खुले तौर पे कश्मीर में जंग छेड़ते हुए अपनी सेनाएं तैनात कर दी। इस लड़ाई के कुछ महीनों बाद लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर प्रधानमंत्री नेहरू ने कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का मुद्दा सुरक्षा परिषद में उठा दिया। साल 1948 में इस पर पहला प्रस्ताव आया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सूची में यह प्रस्ताव नंबर 38 था। इसके बाद 3 और प्रस्ताव आए। प्रस्ताव नंबर 38 में दोनों पक्षों से अपील की गई थी कि जिस देश की आदमी जहां पर है वहीं रुक जाए और हालात को और न बिगाड़े। साथ ही ये भी कहा गया कि सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को बुलाएं और अपने मार्गदर्शन में दोनों पक्षों में सीधी बातचीत कराएं। प्रस्ताव संख्या 39 में सुरक्षा परिषद ने एक 3 सदस्य आयोग बनाने का फैसला दिया, जिसे तुरंत मौके पर पहुंचकर तथ्यों की जांच करने का आदेश दिया गया।
21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव संख्या 47 में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों को जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण जनमत संग्रह के स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। इसके लिए एक शर्त तैयार की गई थी कि कश्मीर में लड़ने के लिए जो पाकिस्तानी कबायली आए थे वे वापस चले जाएं और भारतीय आर्मी भी पीछे चली जाए। आखिरकार संयुक्त संघ की मध्यस्थता में 1 जनवरी 1949 को संघर्ष विराम हुआ और दोनों देशों के बीच कश्मीर में सीमा रेखा निर्धारित हुई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहा गया। हालांकि संघर्ष विराम के बावजूद कश्मीर में दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं हटी, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत का कब्जा रहा, जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा बरकरार रहा, जिसे वो आज़ाद कश्मीर और भारत POK कहता है। दरअसल भारत ने प्रस्ताव 47 को नकार दिया। इसके पीछे भारत का तर्क था कि प्रस्ताव में पाकिस्तान सैन्य हमले को नज़रअंदाज किया गया है। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तावेज किए गए थे, इसलिए साफ तौर पर इस संदर्भ में भारत के पास वैध अधिकार थे। भारत ने इस प्रस्ताव के उस खंड पर आपत्ति जताई जिसमें भारत को कश्मीर में सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति न होने की बात कही गई, जबकि भारत अपनी रक्षा रणनीति के दृष्टिकोण से इसे जरूरी मानता था। भारत का ये भी मानना था कि जनमत संग्रह के आधार पर सत्ता का निर्धारण राजकीय संप्रभुता को प्रभावित करेगा। बहरहाल भारत सरकार ने कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी ने नेता शेख अब्दुल्ला को आपातकालीन प्रशासन का मुखिया बना दिया। इस तरह से शेख अब्दुल्ला सरकार की सर्वेसर्वा हो गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जम्मू कश्मीर पर जब डोगरा राजवंश का शासन था तब वो ब्रिटिश राज का हिस्सा बना था। रक्षा, विदेश और संचार को छोड़कर बाकी सभी मामलों में उसने अपनी संप्रभुता का आनंद लिया। अपने बाहरी लोगों को राज्य में संपत्ति रखने की अनुमति नहीं दी। हालांकि 1947 में चीजें तेजी से बढ़ी थी। बंटवारे के वक्त जब हरि सिंह को पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करना पड़ा था, तब भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत के बाद अपनी सेना भेजी। इस समझौते के वक्त भी हरि सिंह ने 3 मामलों पर नए स्वतंत्र भारत में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की थी: रक्षा, विदेश और संचार मामले। बाद में इसमें वित्त मामला भी जोड़ा गया। विलय पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय इस शर्त पर होगा कि राज्य को अपना संविधान रखने का अधिकार और स्वायत्तता का अधिकार होगा। साथ ही एक राजध्वज रखने का और आंतरिक प्रशासन पर नियंत्रण की अनुमति भी मिले। अनुच्छेद 370 विशेष रूप से इन अधिकारों की ही रक्षा के लिए बनाया गया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर एक विशेष दर्जा हासिल था। जवाहर नेहरू ने भारतीय संविधान के 7 सदस्य मसौदा समिति के एक प्रमुख सदस्य N. गोपाल स्वामी अयंगर को जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति की रक्षा के लिए अनुच्छेद का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा। अनुच्छेद 370 की आवश्यकता का बचाव करने के लिए आगे बढ़ते हुए अयंगर ने संविधान सभा को जम्मू और कश्मीर के विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा के भीतर युद्ध चल रहा है। संघर्ष विराम के बावजूद राज्य की हालत अभी असामान्य है, इसलिए ज़रूरी है कि राज्य के प्रशासन को इन असामान्य स्थितियों के लिए तैयार किया जाए जब तक कि अन्य राज्यों की तरह यहाँ सामान्य जीवन बहाल नहीं हो जाता। जम्मू और कश्मीर में किसी भी राज्य विधानमंडल की अनुपस्थिति थी। इसके लिए अयंगर ने अनुच्छेद 306A को अंतरिम प्रणाली के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा जब तक जम्मू और कश्मीर अपना संविधान नहीं अपना लेता। इस तरह से भारत ने पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बना लिया, और यह सब कुछ भारत सरकार और भारतीय आर्मी की बेहतर सूझबूझ के चलते मुमकिन हो पाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको सिंधु जल समझौता के बारे में विस्तार से जानना है तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।